बोल देना ओके। गुड मॉर्निंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आपका एग्जाम का डेट दे दिया है 28 दिसंबर से, और एडमिट कार्ड हर बात की जानकारी दे दी गई है रेलवे की वेबसाइट पर, इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब पूरी तरीके से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। स्पेशल मैं इसलिए अभी इस वीडियो में आ रहा हूँ आपके सामने कि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी रहता था। अभी तक हमने बायोलॉजी का एक भी क्लास नहीं दिया है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन कितना पूछ रहा है एग्जाम में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे आपका एनटीपीसी के संदर्भ में हो, या ग्रुप डी के संदर्भ में हो, या दूसरा किसी भी एग्जाम के संबंध में हो। तो एस कुमार सर के द्वारा, शैलेंद्र सर के द्वारा एक 300 से 350 के बीच में सेलेक्टिव एनटीपीसी के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। और हमको उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद स्पेशली बायोलॉजी से क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। और एक एक क्वेश्चन को ये ऑप्शन सहित पूरा तोड़ तोड़ करके बताएंगे। अभी एक पहला क्लास आपका डेमो का बन रहा है, और इसके बाद आप देखिएगा जो भी क्लास देंगे, जिस तरीके से अभी डेमो में करवाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। और एक बार इनका क्लास कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी, अगर थोड़ा भी पहले से आप बायोलॉजी पढ़े हुए रहेंगे तो। और इसका आप स्पेशल 300 350 क्वेश्चन का 99 रुपया इसका फी रखा गया है। और ये पैकेज आप द प्लेटफॉर्म ऐप पर प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करके वहां से बाय कर सकते हैं, और इसका 100% फायदा उठा सकते हैं। हम चाहेंगे हम ज्यादा आपका समय ना लेकर के डायरेक्ट सर सामने आए और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, जिससे कि आप क्वेश्चन देख करके, डिस्कशन देख करके अंदाजा लगा पाए इससे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद। सर अब आएंगे और एक एक क्वेश्चन करके डिटेल कराएंगे। सर जैसा कहें वैसा हम करने की पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन दे सकें। बायोलॉजी से क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आएगा उसको ढंग से आप सोल्व कर सकें, प्रॉपर वे में सोच सकें, इस ढंग से ही बतलाएंगे। सर जो बोले कि चारों ऑप्शन को डील करते हुए निकलना है और नए क्वेश्चन की तलाश में रहना है, तो वही नए क्वेश्चन की तलाश भी करना है और क्वेश्चन को सोल्व भी करना है हमें। चलिए हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं सर। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लासेंटा उत्तक, प्लासेंटा उत्तक दिया हुआ है यहाँ, प्लासेंटा उत्तक दिया हुआ है, मतलब कि प्लासेंटा, प्लासेंटा इसी को अपरा भी कहा जाता है, अपरा, या इसी का नाम है गर्भनाल के नाम से भी जाना जाता है, गर्भनाल, गर्भनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लासेंटा उत्तक द्वारा निम्न में कौन सा काम किया जाता है? तो समझिए, पहले हमारी बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। मेल गैमीटी, मेल गैमीटी को स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहा जाता है, और फीमेल गैमीटी को ओभा कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। और स्पर्म और ओभा दोनों मिलता है तो ये मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पर्म और ओभा के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और वो युग्मनज जो होता है वृद्धि कर कर भ्रूण में कन्वर्ट करता है, वो भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। और वो इम्ब्रियो जो होता है वो आपका एक झिल्ली के माध्यम से चारों तरफ से घिर जाता है, उसी झिल्ली को प्लासेंटा कहते हैं।
अपरा कहते हैं या गर्भ नाल कहा जाता है। और यही प्लासेंटा जो होता है, गर्भनाल जो होता है, यही गर्भनाल जो होता है, आपसे कह दिया जाए तो माता का रक्त भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व की आपूर्ति कराता है तथा वापस CO2 और यूरिया को वापस करने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि ये प्लासेंटा जो है पोषण का भी काम करता है और साथ साथ उत्सर्जन का भी काम करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लासेंटा अपरा गर्भनाल द्वारा निम्न में कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना ये काम करेगा, भ्रूण को पोषक प्रदान करना ये भी करेगा, लेकिन भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करता है ये नहीं। और चौथा है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये दोनों ऑप्शन को चौथा में दे दिया गया है, 4 में दे दिया गया है, डी में दे दिया गया है। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर डी होगा। पहले यहां समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर प्लासेंटा को अपरा या गर्भनाल कहते हैं। अरे बाबा, यही गर्भनाल ना जब बच्चा जन्म लेता है तो इसको काट कर हटा दिया जाता है, यही अपरा है जो भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालता है, अपशिष्ट CO2 यूरिया को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वृद्धि के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं मेल गैमीटी, समझ लीजिए पहले आप लोग यहाँ पर मेल गैमीटी पहले देख लीजिएगा। मेल गैमीटी, गैमीटी को स्पर्म, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, मेल गैमीटी को स्पर्म तथा फीमेल गैमीटी को ओभा कहते हैं, ओभा कहा जाता है। और स्पर्म और ओभा के मिलने की प्रक्रिया को स्पर्म तथा ओभा के मिलने की प्रक्रिया को, मिलने की, यहां से भी क्वेश्चन आता है, प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के बाद क्या चीज का निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, हिंदी में युग्मनज कहते हैं, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और एक झिल्ली के द्वारा ये जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है जो वृद्धि करके, ये पहले एम्ब्रियो बनेगा जो वृद्धि करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, जो वृद्धि करके एम्ब्रियो, जो वृद्धि करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और यही एम्ब्रियो जो होता है एक झिल्ली द्वारा माता के गर्भाशय यूट्रस से जुड़ जाता है। यहाँ देखिए इसी में लिख रहे हैं हम यहाँ पर भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण एक झिल्ली द्वारा माता के यूट्रस गर्भाशय से जुड़ जाता है, गर्भाशय से जुड़ जाता है। जिस झिल्ली को प्लासेंटा, इसका नाम आप लोग को लिखे हैं शुरू में ही, प्लासेंटा
कहा जाता है, प्लासेंटा कहा जाता है। और ये जो होता है प्लासेंटा के द्वारा माता का रक्त, प्लासेंटा के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा माता का रक्त, माता का रक्त, माता का रक्त, माता का रक्त भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व, पोषक तत्व प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, प्रदान करता है तथा वापस, तथा वापस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को लौटाता है, CO2 तथा यूरिया को लौटाता है, लौटाता है। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो अपरा जो है प्लासेंटा भ्रूण को पोषण तथा उत्सर्जन दोनों का काम करता है। इस प्रकार अपरा, इस प्रकार प्लासेंटा, अपरा, इस प्रकार प्लासेंटा भ्रूण का पोषण तथा, भ्रूण का पोषण तथा उत्सर्जन दोनों का काम करता है, दोनों का काम करता है, करता है। यही तो है सवाल सर। तो यहां से 3 तरह का क्वेश्चन। भ्रूण एक झिल्ली द्वारा माता के यूट्रस से जुड़ जाता है, जिस झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहा जाता है। प्लासेंटा का एक और नाम क्या है, गर्भनाल कहें चाहे अपरा कहा जाता है, इसी को गर्भनाल चाहे अपरा का नाम दिया गया है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपका बन गया प्लासेंट। यहां पर प्रश्न संख्या 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डैश में होता है। समझिए मेरी बात, हमारे बॉडी का सेलुलर फ्यूल कौन है, हमारे बॉडी का सेलुलर फ्यूल ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी का सेलुलर फ्यूल है और ऊर्जा का सिक्का ATP को कहा जाता है। तो कह दिया जाए ग्लूकोज जो होता है सेलुलर फ्यूल होता है। समझिए पहले, ग्लूकोज जो होता है सूत्र होता है C6H12O6 सेलुलर फ्यूल, सेलुलर फ्यूल होता है। और याद रखिएगा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। और आप ये पढ़े होंगे कि एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन वो क्या 38 ATP ऊर्जा एक बार में ही मिल जाता है, कहिएगा नहीं सर, एक बार में नहीं मिलता है। तो ग्लूकोज जो पहले होता है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। ग्लूकोज जो होता है पहले चरण में, 2 चरण में टूटता है ग्लूकोज। पहले चरण में आपका साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान टूटता है, तो पाइरुवेट और ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और तब वो पाइरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के दौरान टूटता है। और तब वहां से CO2 H2O और ऊर्जा ATP के रूप में देता है। और तब इसका ग्लूकोज का पूर्ण जब ऑक्सीडेशन होता है तब 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 8 ATP ऊर्जा मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलता है क्रेब साइकिल, उसके दरमियान 30 ATP ऊर्जा मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। हम इस बात को यहां पर एक कोडिंग के माध्यम से लिखने जा रहे हैं सर, उस पर ध्यान देंगे आप लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा सब क्वेश्चन आपसे। देखिए यहां पर, यहां से बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां देखिए,
यहां ग्लूकोज की बात करते हैं। सूत्र जानते हैं ना, C6H12O6। और ये ग्लूकोज जो होता है यहां पर ये टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट और प्लस ऊर्जा। तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, और ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये आपका पायरुवेट और प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अब समझिएगा यहां पर पायरुवेट के 2 अणु मिलता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायरुवेट में 3 कार्बन परमाणु वाला 2 गो पायरुविक एसिड प्राप्त होती है। और अब देखिए ये जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूटता है। पायरुवेट जो होता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया और प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है ये। और याद रखिएगा ये क्रिया जो होता है ईस्ट के प्रेजेंटेशन में होता है, ईस्ट के प्रेजेंटेशन में सर ये होता है, ईस्ट में। याद रखिएगा ईस्ट में होता है ये। तो बताइएगा पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिएगा तो यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में O2 प्रेजेंट, तो अब यहां O2 प्रेजेंट, तो यहां कर दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में टूटता है, उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। तो ये देता है आपका CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा ATP के रूप में। यहां लिख दे रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP कहा जाता है। यहां पर देखिए, और उसके बाद में यहां पर जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, O2 के अभाव में ऑक्सीजन है लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, तो कह दीजिएगा पेशी कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में, पेशी कोशिका कहा जाता है इसको, यानी पेशी कोशिकाओं में कह सकते हैं, पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में। तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड, ये बन जाता है लैक्टिक एसिड, LACTIC, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है ये। और यही जो होता है मसल फैटिग्यू होती है, मसल का थक जाना, मसल फैटिग्यू का कारण लैक्टिक एसिड ही होती है, मसल फैटिग्यू का कारण लैक्टिक एसिड ही होती है। मसल फैटिग्यू का कारण कौन एसिड है? लैक्टिक एसिड होती है। मसल फैटिग्यू का कारण लैक्टिक एसिड होती है सर इसमें, मसल का, इसमें मसल फैटिग्यू, मसल फैटिग्यू का कारण फैटिग्यू, मांसपेशी का थकान, यही होता है मांसपेशी का थकान, लिख सकते हैं मांसपेशी का थकान, थकान, मांसपेशी का थकान, थकान। अब समझिए आप लोग यहां पर कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बढ़िया कोडिंग, बहुत ही लाजवाब कोडिंग, यहां से बहुत तरह का क्वेश्चन बनाएंगे आप। देखिए क्या है, कह दिया जा रहा है यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। हमारे बॉडी का सेलुलर फ्यूल कौन है सर? ग्लूकोज है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ATP को ऊर्जा का सिक्का, ATP को ऊर्जा का सिक्का या बायो एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लूकोज जो होता है ये 2 चरणों में टूटता है, ग्लूकोज जो 2 चरणों में टूटता है।
पहला जो चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। और याद रखिएगा ये जो होता है पाइरुवेट में और ऊर्जा में बदलता टूटता है। और याद रखिएगा पाइरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पाइरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका इथाइल अल्कोहल और CO2 का निर्माण करता है। इथाइल अल्कोहल और CO2 का निर्माण करता है। ये क्रिया ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका जिसको कहते हैं हिंदी में सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और वो क्रिया कहलाती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इस दरमियान CO2 H2 और ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा यहाँ पर ATP के रूप में प्राप्त होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में अगर कहा जाए तो O2 के अभाव में पेशी कोशिकाओं में होता है। जैसे हम लोग जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा जब हम लोग टहल लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो पाइरुवेट को पूर्ण रूप से मान कि पाइरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो पाइरुवेट जो होता है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और यही लैक्टिक एसिड हमें थकान का अनुभव कराता है, मसल फैटिग्यू। मांसपेशी का थकना का मतलब मसल फैटिग्यू कहते हैं। या यहीं पर कह दीजिएगा ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है, मतलब कि और ये दर्द हम लोग महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन, सुनिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीजन का, यहां देखिए क्वेश्चन यही है आपका, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट, यही पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट ऑक्सीजन का उपयोग किसमें किया है? इसमें किया है? नहीं, इसमें किया है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, तब यहां पर CO2 H2 और ऊर्जा मिलता है। तो राइट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। सूत्र कणिकाएं, कणिकाएं, कणिकाएं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं होती है ये। तो यहां से जबरदस्त क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है आपके लिए सर। इस क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ देखिएगा C6H12O6 और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एंजाइम के प्रेजेंटेशन में होती है ये। एंजाइम के प्रेजेंटेशन में CO2 H2O और ऊर्जा मिलता है ATP के रूप में, ATP के रूप में मिलता है। और यही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप, यहाँ पर ये 6 कर दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस लिखिएगा जरूर, यहाँ पर 6 हैंग कर रहा है थोड़ा बहुत, 6 हो गया। और यहाँ पर भी बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कर सकते हैं, 6 हो गया, 6 हो गया। 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन क गो, 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12, 6 18 गो ऑक्सीजन, कार्बन क गो, 6 गो। ये बैलेंस हो गया, इसी को कहिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ से बहुत भयानक क्वेश्चन क्रिएट करता है सर, बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है और बार बार आप मिस कर जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न का जवाब बन गया 2 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आप हम लोग। निम्न में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट का, प्लांट का सारों ऑप्शन प्लांट के लिए दिया हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा, जीवितक। तो याद रखिएगा प्लांट टिश्यू की बात करेंगे हम लोग, समझ लीजिए पहले यहाँ पर
अगर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक की बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। देखिएगा, प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम इसको हटाकर और ज्यादा एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा, प्लांट टिश्यू एगो होता है मेरिस्मेस्टिक्स, मेरिस्मेस्टिक टिश्यू, मेरिस्मेस्टिक टिश्यू एम्प्टी कर दे रहे हैं इसको, एम्प्टी। और एगो को कर दे रहे हैं हम मेरिस्मेस्टिक्स, और एगो को परमानेंट टिश्यू करते हैं। एगो हो गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेस्टिक टिश्यू को हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। और ये मेरिस्मेस्टिक टिश्यू को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ये तीन भागों का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। ये एगो होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्मेस्टिक टिश्यू, जो पौधों के शीर्ष में वृद्धि कराता है, शीर्ष में। दूसरा नंबर हो गया आपका लैटरल, मोटाई के लिए जाना जाता है, मोटाई में मोटाई को बढ़ाता है, लैटरल मेरिस्मेस्टिक टिश्यू। और तीसरा नंबर होता है इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्मेस्टिक टिश्यू। अंतर्वेशी कहते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा, इंटर कैलरी मेरिस्मेस्टिक टिश्यू जो होता है, जब गाय हुई मवेशी जब घास को चढ़ जाता है, तो क्या वो घास फिर ग्रो नहीं करता है? तो कहिएगा ग्रो करता है, इसी के कारण इंटर कैलरी मेरिस्मेस्टिक टिश्यू के कारण। और अब देखिएगा, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। एगो होता है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एगो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पीटी कर दे रहे हैं, परमानेंट टिश्यू माने पीटी। और अब देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग जब बांट कर पढ़ेंगे तो ये होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यहीं पर हम लोग करेंगे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। दूसरा नंबर में दे रहे हैं हम यहाँ पर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा नंबर में कर दे रहे हैं आपका स्क्लेरेनकाइमा। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, एगो दृढ़ उत्तक कहते हैं, इसको कहते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। ये देखिए, दृढ़ उत्तक जो होता है पौधों को यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है। यांत्रिक सपोर्ट इसलिए प्रदान करता है कि इसका सेल वाल जो होता है, इसके सेल वाल में आपका विद्यमान होता है, इसके सेल वाल में लिग्निन का जमाव होता है। इसकी कोशिकाओं के सेल वाल पर लिग्निन का जमाव होता है, सेल वाल पर लिग्निन का जमाव, यहां लिख दे रहे हैं, सेल वाल पर लिग्निन का जमाव होता है। और लिग्निन का जमाव होने से ये पौधों को यांत्रिक सपोर्ट भी प्रदान करता है, यांत्रिक सपोर्ट भी प्रदान करता है। और कोलेनकाइमा का सेल वाल जो होता है, सेल वाल, इसका सेल वाल बना होता है सेलुलोज का, यहां समझ लीजिए, हेमी सेलुलोज, कहिएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज।
और इसके बाद में सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, और इसके बाद पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन। पेक्टिन, पेक्टिन का बना हुआ होता है। तो अब यहां पर देखिए पेक्टिन का बना हुआ होता है, पेक्टिन कहें चाहे पेक्टिन कहें, दोनों एक ही चीज है। पेक्टिन यहाँ पर शुद्ध लिख, ठीक है, हटाइए पेक्टिन का। तो अब बताइएगा, एस्केलेरन काइमा दृढ़ उत्तक इसका नाम है। दृढ़ माने मजबूत होता है, मजबूती किसके कारण? लिग्निन का जमाव होता है, इसके सेल वाल पर लिग्निन का जमाव होता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बात कर पढ़िएगा, तो यहां देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम, जाइलम ये जल का परिवहन करता है, जल का, और दूसरा होता है फ्लोएम। एगो जाइलम होता है और एगो होता है फ्लोएम होता है, एगो जाइलम और एगो फ्लोएम, फ्लोएम होता है। तो अब आप ही लोग बताइएगा, इसमें आंसर हमको बता दीजिए। पहली बात समझ लीजिए आप लोग, प्लांट टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। इसमें एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है। परमानेंट टिश्यू में एगो सिंपल एगो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पीटी माने परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इसका सेल वाल, इसके सेल वाल, इसके सेल वाल पर किसी चीज का जमाव नहीं होता है, पतला होता है, इसी कारण इसको छोड़ दिए हैं। कोलेनकाइमा, इसका सेल वाल पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव होता है, और इसके सेल वाल पर लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण ये पौधों को यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है, यांत्रिक सहारा देता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, लिख दे रहे हैं, यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, देता है, यांत्रिक सपोर्ट देता है ये। अब बताइए, प्रश्न का जवाब बताया जाए, आपके द्वारा प्रश्न का जवाब निकाल दिया जाए। अब निम्न में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक माने कि सरल माने सिंपल परमानेंट टिश्यू, तब पेरेनकाइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जाइलम है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए सर, ईमानदारी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब क्वेश्चन नहीं छूटेगी। क्वेश्चन कब छूटती है आप लोगों से? जब आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ अध्ययन नहीं करते हैं। आप किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका एक ढांचा तैयार कर लीजिए, कैसे कहां से शुरू करना है, हमको कहां से शुरू करें, तो किस किस तरह से क्वेश्चन पकड़ाएगा हमसे, ये देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अगर कह दिया जाए कि प्राणी समूह, फाइलम का नाम सुने होंगे, संघ का नाम सुने होंगे, संघ जिसमें पॉरीफेरा आता है, सिलेंड्रेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, अर्थोपोडा आता है, मोलस्का आता है, कोर्डेटा आता है, कोर्डेटा। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा संघ जो होता है अर्थोपोडा होता है, अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है, जिसमें मोती, सिपिया ये सब आ जाता है, जिसका कवर जो होता है, आवरण जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 गो जो होगा एग्जाम्पल एनेलिडा का होगा और एगो एनेलिडा का नहीं है, तो किस संघ का जंतु इसमें है? एक जो बच गया है। तो बताइए, फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे हम लोग। फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल जो होता है, नैरिस का नाम सुने होंगे आप लोग, नैरिस, नैरिस, नैरिस को बालू कृमि भी कहा जाता है, गोल कृमि नहीं सर, बालू कृमि,
बालू कृमि कहा जाता है। आपका देखिएगा तो केंचुआ भी आ जाता है, केंचुआ, केंचुआ भी आ जाता है। जोंक का नाम सुने हैं ना, जोंक, जोंक, केंचुआ को फेरेटिमा के नाम से भी जानते हैं, उसको भी लिख दीजिए, फेरेटिमा, फेरेटिमा, फेरेटिमा कहते हैं। आपका जोंक भी आ जाता है, जोंक आ जाता है। जोंक देखे हैं ना, मवेशी वेशी को जोंक पकड़ लेता है, पशु जोंक, अरे पशु जोंक लिख सकते हैं, पशु जोंक। जोंक जब मवेशी पानी में स्नान करने जाता है तो ये वो इस तरह से चलते रहता है, वो जोंक पकड़ लेता है और वो ब्लड को सक करता है, ब्लड को वो चूसता है, चूस कर मोटा ताजा हो जाता है। और पशु जोंक को ही हीरोडेनेरिया कहते हैं, हीरोडेनेरिया, हीरो, यहां पर भी ये सबको हीरोडेनेरिया के नाम से जानते हैं, हीरोडेनेरिया, हीरोडेनेरिया। समुद्री चूहा, समुद्री चूहा इत्यादि, ये सब एनिलिडा के अंतर्गत आता है, एनिलिडा के अंतर्गत आता है। और ये को होता है आपका फाइलम नीमेटोडा, ये को होता है फाइलम नीमेटोडा। समझिए यहां पर बहुत फाइलम है, नीमेटोडा, या इसी को कहते हैं एस्केलमिंथिस, 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 या इसी को कहते हैं गोल कृमि, गोल कृमि भी कहते हैं इसको। फाइलम नीमेटोडा ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉपुलर गोल कृमि। यहाँ बालू कृमि था सर, गोल कृमि नहीं है। नेरिस जो है एनिलिडा का सदस्य है, लेकिन गोल कृमि जो है नीमेटोडा का सदस्य है। इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल कह दिया जाए, इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए तो एस्कैरिस आ जाता है, एस्कैरिस, एस्कैरिस, एस्केरिस आता है, एस्केरिस। इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल एस्केरिस, बूचेरेरिया, 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 ट्राइकिनेला, 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 ट्राइकिनेला इत्यादि, ये सब आ जाएगा। आपसे बताइए सबसे बड़ा संघ कौन है? सबसे बड़ा संघ पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संघ, संघ का मतलब फाइलम, सबसे बड़ा संघ कहा जाएगा अर्थोपोडा, अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ जो होता है, अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा में सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का, मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ जो होता है मोलस्का होता है। और नेरिस के बारे में तो जानते हैं, जलीय जंतु है जी। नेरिस जो है जलीय जंतु, जलीय जंतु, जलीय जंतु नेरिस है। तो बताइएगा डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, एनिलिडा में नेरिस है, केंचुआ भी है, जोंक भी है, पशु जोंक, हीरोडेनेरिया जिसको कहते हैं, लेकिन एस्कैरिस नहीं है सर। एस्कैरिस किसका है? नीमेटोडा का, एस्केलेमिंथस का, गोल कृमि का सदस्य है। प्रश्न का जवाब कौन बन गया? 1 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। मनुष्यों में निषेचित अंडा, मनुष्यों में निषेचित अंडा जो होता है डैश के स्तर से प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भाशय, यूट्रस के स्तर से प्रत्यारोपित हो जाता है, यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय।
चलिए यहां पर इसमें अब बताए थे, इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे उसी का है ये। एस्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण। देखिए एस्केलेन काइमा, ये इसे यहां बताए थे, देखिए यहां पर एस्केलेन काइमा माने दृढ़ उत्तक सेल वाल पर लिग्निन का जमाव यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। और अभी अभी क्वेश्चन दिया गया है, एस्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति माने सेल वाल डैश के कारण मोटी होती है, तो कहिएगा लिग्निन के कारण, LIGNIN, लिग्निन। इंग्लिश टर्म देखने की कोशिश कीजिएगा। क्यूटीन, तो समझिए यहां पर क्यूटीन अलग चीज होता है, यहां पर क्यूटिकल होता है, वो नाम सुने होंगे आप लोग, क्यूटिकल। यहां पर तो ये हो गया, क्यूटिकल का नाम सुने होंगे आप लोग। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, पानी की हानि को रोकती है, पानी की हानि को रोकती है माने वाटर प्रूफ बनाती है। डैश मिस करने का मतलब वाटर प्रूफ का निर्माण करती है। कौन जी? आपका क्यूटिकल जो होती है वाटर प्रूफ का निर्माण करती है। और याद रखिएगा ये क्यूटिकल जो होता है, ये जनरली देखा जाए तो ये आपका ये जहां पर ये पौधा जो उगते हैं, ये पौधा जो उगते हैं आपका, जो मरुस्थल में पौधा होते हैं जहां पानी की कमी होती है, वहां के पौधों में क्यूटिकल एक विशेष परत के रूप में होती है, मोम टाइप का परत होता है जो पानी की हानि को रोकने का काम करती है। तो कह सकते हैं, यहां पर कहा जा सकता है आपका कि क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्यूटीन अलग चीज हो गया, सेलुलोज ये लिग्निन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस। अग्नाशय का रस का मतलब होता है अग्नाशय रस में मौजूद, अग्नाशय पेनक्रिएटिक जूस का नाम सुने होंगे। अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। समझिए मेरी बात पहले आप लोग, अग्नाशय का नाम सुने होंगे, अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, या इसी को क्लोम भी कहा जाता है। अग्नाशय को पैनक्रियाज या क्लोम भी कहा जाता है। समझिए मेरी बात, अग्नाशय पर समझिएगा, अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है और मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ही होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब हुआ कि यह इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है एंजाइम का सेक्रेशन करता है। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, उसको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका। और उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका जो होता है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है, बीटा कोशिका जो होता है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, और गामा कोशिका जो होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो ये तीनों जो है ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन, ये तीनों का तीनों हार्मोन है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि लैंगरहैंस की दीपिका के सेलों द्वारा सेक्रेशन है। और अग्नाशय के बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है
वो एंजाइम भोजन पर अटैक कर कर उसको पचाने का काम करता है। वो एंजाइम है TAL, टाल। टी माने ट्रिप्सिन, ए माने एमाइलेज और एल माने लाइपेज। एल माने लाइपेज। लाइपेज फैट पर अटैक करता है, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर अटैक करता है। तो बताइएगा, एमिनो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का काम अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन करेगा। तो समझिए, अग्नाशय का मतलब होता है कि मिश्रित ग्रंथि, तो कह दीजिएगा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कि इंडोक्राइन भी होता है, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, और होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में होता है हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और अब बताइएगा, इसके इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि देखिएगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और यहां पर समझ लीजिए आप लोग, अब ये जो होता है लैंगर इंडोक्राइन जो होता है, इसके अंतःस्रावी भाग को लैंगर-हैंस की द्वीपिका कहते हैं। लैंगर-हैंस की द्वीपिका, द्वीपिका कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। एगो होता है अल्फा कोशिका, ये होता है ग्लूकागॉन, हार्मोन, ये सब हार्मोन है। आपका दूसरा नंबर में बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से इंसुलिन का सेक्रेशन, इंसुलिन भी क्या है, और इंसुलिन के अल्प सेक्रेशन से डायबिटीज नामक बीमारी होती है, और डायबिटीज वाले पेशेंट के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा नंबर है गामा कोशिका, गामा कोशिका का नाम है हार्मोन। और अंतःस्रावी के आपका अग्नाशय के बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम जो होती है, यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं अग्नाशय के, अग्नाशय के फिर से निम्न एंजाइम निकलते हैं, और इसका नाम है TAL। कोडिंग कर दिए हम लोग, TAL हो गया। टी माने, टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन, ए माने होता है एमाइलेज, एल माने होता है लाइपेज, लाइपेज। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पर अटैक करता है। यहां आप लिख रहे हैं, देखिए अब यहां पर कलर चेंज कर कर लिख रहे हैं, प्लस प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड। ये जो होता है, ये जो होता है स्टार्च पर अटैक कर कर माल्टोस में बदलता है। और ये जो होता है इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट पर अटैक कर कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है ये।
इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या हुआ? इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या हुआ? इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या हुआ? तो वसा के कणों का सरलीकरण ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। वसा के कण का सरलीकरण, वसा का जो कण होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। तो ये इमल्सिफाइड फैट पर अटैक करता है लाइपेज। और फैट को इमल्सिफाइड करने का काम कौन करता है? पीत लवण। कौन करता है? पीत लवण करता है, जो यकृत से स्रावित होता है। पीत बाइल जूस जो होता है यकृत से, यकृत में बाइल में कोई एंजाइम नहीं रहता है पीत में, और पीत का काम है, पीत लवण का काम है कि फैट को इमल्सिफाइड कर देना, छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, ताकि फैट पचाने वाला जो एंजाइम है उस पर आसानी से अटैक कर सके। तो वही फैट पचाने वाला एंजाइम लाइपेज, जिसको आसानी से इस पर अटैक कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन के रूप में आपका क्या कह रहा है, समझिए। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्नाशय रस, अग्नाशय पैनक्रिएटिक जूस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो अग्नाशय रस में मौजूद कौन एंजाइम? तो यहां पर आप लोग पढ़े होंगे टाल, TAL। टी माने क्या होता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन पर अटैक करता है, तो ट्रिप्सिन है इसमें। हाँ सर है इसमें, आंसर हो गया। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम सुने होंगे। हमारे पेट के, हमारे स्टोमक की दीवार में भी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है, और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, रेनिन एंजाइम होता है, और पेप्सिन एंजाइम होता है। और वहां पर ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पर अटैक करता है। ये जो होता है गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है, गैस्ट्रिक जूस, जूस में प्रेजेंट, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, लेकिन अग्नाशय रस में ये होता है। ये दोनों का काम है प्रोटीन पर अटैक करना जी, लेकिन अग्नाशय रस दिया हुआ है, तो अग्नाशय रस में यही एंजाइम होता है जो प्रोटीन पर अटैक करता है, ट्रिप्सिन। लेकिन अगर वही कह देगा कि गैस्ट्रिक जूस में कौन एंजाइम होता है जो प्रोटीन पर अटैक करता है, तो कहिएगा पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन पर अटैक करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। यहां से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रक्त, चार रक्त समूह, चार रक्त समूह हैं, कौन कौन है सर? ए है, बी है, AB है और O होते हैं। सही बात है। जो जीन इन रक्त समूहों की अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं, सही बात है, अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं, IAIB, बी थोड़ा नीचे होना चाहिए, IBI कहा जाता है। निम्न में किस जीन संयोजन से रक्त समूह A निर्मित होता है? समझिए मेरी बात। हम आपसे कह दें कि ब्लड ग्रुप तो 4 को होता है, ABO होता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जीन संयोजन से रक्त समूह A निर्मित होता है। तो हर एक ब्लड ग्रुप का अपना अलग अलग उसका जीन होता है। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर पहले लिख दे रहे हैं, यहां पर हम कर दे रहे हैं, एगो होता है ब्लड यूनिवर्सल डोनर और एगो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ब्लड ग्रुप AB को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एगो होता है, क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है इसको? यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है? नो एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी। और उसके बाद में O को O+, इसमें RH फैक्टर भी देखना होता है। तो AB पॉजिटिव होगा माने RH फैक्टर है, AB निगेटिव होगा मतलब RH फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा कंफ्यूजन के लिए कह देगा कि
ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है कि ए बी पॉजिटिव वाला है, तो निगेटिव वाला बोलिएगा, पॉजिटिव वाला नहीं। तब ओ को कहिएगा यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर? तो कहिएगा नो एंटीजन, नो एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन इसमें नहीं होता है। समझिए अब यहां पर हम कह रहे हैं, यहां पर समझना है, एक बात समझिए। यहां पर है, यहां लिख दे रहे हैं एक तरफ हम लोग ब्लड ग्रुप, यहां पर समझ लीजिए पहले, यहां ए का हो गया, ए का जीन की बात करेंगे तो ये आई ए और आई, बी की बात करेंगे आई बी आई। बड़का से चाहे छोटका से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बड़का से लिखना हो चाहे छोटका से, कंफ्यूजन में ना रहिएगा। हम लिख दे रहे हैं बड़के से, हटाइए ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कहिएगा कंफ्यूजन में पड़ गए सर। ए कहिएगा आई ए आई, आई बी आई, ए बी को कहिएगा आई ए आई बी, ऊपर में लिखे चाहे नीचे में लिखे, और ओ को कहिएगा, सुनिए ये हम सब लिख दिए, ये होता ही है इसका अपना, इसका अपना इस पर जीन होता ही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बताइए, अगर आई ए और आई रहेगा, आई ए और आई रहेगा तो एक को बतलाएगा, आई बी आई रहेगा, अगर आई आई रहेगा तो ओ को। अब यहां समझिए, अब यहां समझना है आपको, यहां समझना है आपको। यहां समझिएगा आप लोग, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए को बतलाता है, ए को निर्मित करता है, ए को। देखिए यहां पर एगो ब्लड है ए, एगो है बी, यहां पर कर दीजिए माता और यहां पर कर दीजिए पिता। समझिए यहां पर माता पिता, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तब बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो यहां पर समझिए, अभी अभी बताए हैं आप लोग को, आई ए और आई, यहां पर कर दे रहे हैं आई बी और यहां पर कर दे रहे हैं आई, हो गया। और अब देखिए यहां पर, देखिए ये तो यहां पर क्या बनेगा, आई ए आई बी। यहां पर बताइए आई ए आई बी आया, यहां आई ए आई बी आया, तो यहां पर बताइए आई ए आई बी आया मतलब कि वहां क्या लिख दें, आई ए आई बी आया मतलब कि ए बी को बतलाएगा, ये आई ए और आई बी आ गया मतलब ए बी हो गया ये, और फिर ये वाला इससे हो गया है, फिर अब ये वाला इससे कीजिए आप लोग, तो क्या बनेगा यहां पर आई ए और आई, तो आई ए और आई में भी यहां पर भी ए बन गया, फिर अब इसका इससे कीजिए, तो यहां पर आई और यहां पर आई बी, तो अब बताइए यहां पर क्या बन गया, बी बन गया, और फिर इसका इससे कीजिए तो आई और आई, तो बताइएगा इसका क्या हो गया, तो कहिएगा इसका ओ हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर माता का ए है, पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा, ए बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा, चारों होगा ना। अब यहां देखिए, एक तरफ कर दे रहे हैं माता, एक तरफ कर दे रहे हैं फिर पिता, दोगों से ही पता चल जाएगा, हम आपको समझाने के लिए से, तो आंसर आपका डायरेक्ट आ गया यहां पर है। अगर माता का हम कर दे रहे हैं ए बी
ए बी कर दे रहे हैं और पिता का हम लोग कर दे रहे हैं ओ कर दे रहे हैं, ए बी और ओ कर दे रहे हैं। तो अब बताइए इसको क्या लिखिएगा, आई ए आई बी, यहां पर आई और यहां पर भी आई। अब इसी तरह से कीजिए आप लोग यहां पर भी, देखिए इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, आई ए आई, तो यहां पर क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर इसका इससे कीजिए, आई ए आई, तो फिर यहां पर ए बनेगा। फिर इसका इससे कीजिए, आई बी आई, तो यहां पर बी बन गया। फिर इसका इससे कीजिए तो आई बी आई, तो यहां पर बी बन गया। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर माता का ए बी है, पिता का ओ है, तो बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा, बच्चों का संभावित रक्त समूह आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर ए बी है और ओ है तो बताइएगा ए और बी बनेगा, ए और बी बनेगा। तो क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग, कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप के लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए यहां पर समझिएगा, ब्लड ग्रुप ए के लिए, ए के लिए बताइए क्या क्या होना चाहिए, ए के लिए आइए 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 आइए, नहीं तो आइए आई होना चाहिए, यही ना होगा। आइए आइए भी रहेगा तो ए होगा, आइए और आई भी रहेगा तो ए होगा। यहां पर देखिए आइए और आई है तो ए बन गया, यहां पर आइए और आई बी है, आइए और आई बी है तो ए बी बन गया। बाकी ऐसा कोई नहीं, और क्रॉस इसी तरह से करवाइएगा, निकल जाएगा आपका। तो यहां पर प्रश्न पर आ जाइए आप लोग, अब बताइए ब्लड ग्रुप ए का कॉम्बिनेशन कौन कौन होगा, तो कहिए आइए 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 और आइए आई का का, ये ऑप्शन सही है सर। ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश ना कीजिएगा, रटने से बहुत खतरनाक होगा। रटिएगा दिक्कत में आ जाइएगा, नहीं रटिएगा ठीक रहेगा, बनेगा सवाल कंसेप्ट के साथ, और वही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए आप लोग, यहां से तो क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया। आप बताइएगा यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ए बनेगा, यहां ओ बनेगा, यहां ए बनेगा वहां ओ बनेगा। देखिए यहां पर बन जाएगा ए और यहां बन जाएगा ओ। यहां पर बताइए, यहां पर बन जाएगा ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। यहां पर ए, यहां पर भी ए, यहां पर बन जाएगा आपका ए बी और यहां पर बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए वाला तो यही ना दोनों है, बाकी सब लिख दिया गया है आपके लिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है, तो सबसे पहले पित्त के बारे में जानिए आप लोग, बाइल के बारे में जानिए कि बाइल क्या है, पित्त क्या है, या बाइल जूस क्या है, पित्त क्या है। तो कहिएगा कि ये पित्ताशय से निकलता है। पिता देखिए यकृत, यकृत यकृत का मतलब लीवर होता है, यकृत का मतलब लीवर होता है। तो याद रखिएगा यकृत कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है। यकृत का नाम सुने होंगे आप लोग, लीवर, लीवर। तो कहिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। और लीवर की कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है, इसकी कोशिकाओं से, कोशिकाओं से पित्त, पित्त का मतलब बाइल स्रावित होता है, होता है, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है, गोल ब्लाडर में जमा हो जाता है, जो गोल ब्लाडर में जमा होता है, जो पित्ताशय ब्लाडर में, जो गोल ब्लाडर में जमा होता है। और सुनिए पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है सर, कहा जाएगा यकृत,
यकृत का मतलब लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। इसकी कोशिकाओं से पीत स्रावित होता है या पीत रस स्रावित होता है, जो कहना है कह सकते हैं। जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। जब पीत में कोई एंजाइम नहीं होगा तो कहिएगा सर ये भोजन पर कैसे अटैक करेगा? तो कहिएगा सर ये भोजन पर अटैक नहीं करता है। जब एंजाइम नहीं है तो भोजन पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन पीत लवण जो होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। वसा को सरल करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, ताकि वसा को पचाने वाला एंजाइम उस पर अटैक कर सके, उस पर अटैक कर कर उसको पचा सके। इसका ये काम है। तो कहिएगा पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत में कोई एंजाइम, बहुत बढ़िया पॉइंट, कोई एंजाइम नहीं होता है। और हम लिख रहे हैं यहां पर कि पीत के लवणों की सहायता से, पीत के, छोटी की मात्रा, पीत के लवणों की सहायता से, पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का, भोजन के फैट का, भोजन के वसा का पायसीकरण, 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 इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम, वसा को तोड़ने वाला एंजाइम ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके, उस पर आसानी से कार्य कर सके, आसानी से कार्य कर सके। ये काम है सर। तो बताइएगा पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है? भोजन को पचाना? नहीं। वसा का अवशोषण? नहीं। वसा का उत्सर्जन? नहीं, गलत। वसा का पाचन? नहीं सर, वसा का पाचन ये नहीं करता है, कोई एंजाइम नहीं होता इसमें। वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। राइट ऑप्शन इज ये, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा यकृत से पित्त का सिक्रीशन होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक एसिड। चलिए ठीक है, टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड तो कहिएगा इमली में, अंगूर में, ये सब टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टेरिक एसिड किसका घटक है, कंपोनेंट है? सिरका का। तो कहिएगा इसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, या इसी को इथेनोइक एसिड कहा जाता है। और एसिटिक एसिड का लगभग 4 से 6% तक का तनु घोल सिरिका कहलाता है। बेकिंग पाउडर, हाँ सर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वाशिंग होता है, वॉशिंग सोडा, WASHING, वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है वॉशिंग सोडा में। और ये देखिएगा बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट।
या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको। ये दोनों में बहुतों का अंतर है, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में बहुत का अंतर है। तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, खाने वाला सोडा, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो ये बेकिंग पाउडर जो होता है खाने वाला सोडा, मतलब कि NaHCO3 तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है सर। खाने वाला सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है कौन? बेकिंग पाउडर। तो याद रखिएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, सोडा सूत्र क्या हो गया? NaHCO3 तथा टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग बेकिंग पाउडर में, यदि बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल नहीं हो, तो अगर बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल नहीं होता है तो केक कुक जो बनाते हैं वो कड़वा स्वाद लगेगा, बीटर स्वाद लगेगा। यहां लिख दे रहे हैं, यदि बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल नहीं हो, तो यदि बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल नहीं हो तो केक का स्वाद बीटर लगेगा, कड़वा लगेगा। तो केक खाए हैं ना, केक का स्वाद, केक ब्रेड उड़ सब हो गया, केक का स्वाद कड़वा, कड़वा का मतलब बीटर, बीटर लगेगा, लगेगा। ये है आपका। तो बताइएगा, प्रश्न का जवाब कौन बन गया? टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तब बेकिंग पाउडर का घटक है। दोनों में बहुत का अंतर है, दोनों में बहुत का अंतर है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा हुआ, जिसका केमिकल फार्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यही खाने वाला सोडा। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगर बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल नहीं होता है तो जो हम लोग पदार्थ का निर्माण करते हैं ये पाउडर डालकर, अगर टार्टेरिक अम्ल नहीं रहेगा उसमें, तो उसका स्वाद जो होगा बीटर लगेगा, कड़वा लगेगा, कड़वा स्वाद लगता है। चलिए, तो बाकी ये सारा डिस्कशन लिए हम, ऐसे ऐसा ही डिस्कशन लेंगे। आपको, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बायोलॉजी का क्लास देने जा रहे हैं NTPC ग्रुप डी के लिए। ऐसा ही डिस्कशन लेंगे, सब चीज को तोड़ तोड़ कर बताते चले जाएंगे, क्योंकि आपको सर डॉक्टर नहीं बनना है, आपको पास करना है एग्जामिनेशन। वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है डॉक्टर बनने के लिए, और यहाँ पर भी नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम पास करने वाला नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा दोनों में बहुतों का अंतर है, इसलिए इस अंतर को समझें और समझकर जजमेंट कर कर आप लोग सही जगह पढ़ने की कोशिश करें। और जहां तक हमारी बात है, हम आपको बढ़िया क्वालिटी देंगे, अच्छा देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूट पाए, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं और हमसे भी आप जुड़े हुए हैं। इसलिए आप अच्छा करने की कोशिश करें, बढ़िया करने की कोशिश करें। समय बहुत कम है, कम समय में ही अच्छा चीज पर अटैक कर कर उसको गेन करना चाहिए, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए समय पर गियर चेंज करना ही पड़ता है। और आप लोग के पास समय है, गियर चेंज कर दीजिए। आप लोग टॉप गियर में आइए, फर्स्ट गियर में नहीं, सेकंड में भी नहीं, टॉप गियर में आइए। बल कम लगाना पड़ेगा, स्पीड ज्यादा होती है सर,
ऐसे करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए हम मिलते हैं सोमवार से, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर, पेड कोर्स वाला में 500 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन रहेगा, सबको डिटेल्स इसी तरह से बताते चले जाएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।